स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बोले थे कि हम कोशिश करेंगे कि अब एसएसटी का जो भी चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, क्लास 8 से लेकर के क्लास 10th 8 9 10th सारा ख़त्म करेंगे। हम प्रीवियस टाइमिंग में ये भी कोशिश करेंगे कि हम 5 6 7 को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक सप्ताह 3 से 4 वीडियो इस चैनल पे आते रहेगा। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक ठाक अगर व्यूज़ अगर आ जाती है तो हम यह सिनेरियो जारी रखेंगे और इस सप्ताह में 3 से 4 वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर आएगा। टेंशन नहीं रहना है, क्लास 8 के लिए भी आएगा, क्लास 9th के लिए भी आएगा, क्लास 10th के लिए भी आएगा, यहाँ तक कि 5 6 7th का भी हम एसएसटी चैप्टर डील कर करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से बोलूँगा कि जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, यानी जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मैं इसका पूरी तरह से इसके अंदर का जो हिडन फैक्ट्स है उसको डिकोड करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए पहले आपको अपने पास बुक रखना है। जब भी मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊँ, जिस भी क्लास का पढ़ाऊँ, तो आप सबसे पहले बुक को अपने पास रख लेना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना है, उसके बाद शुरू कर लेना है। कोशिश अगर आपका ये रहे कि अगर मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो उससे पहले अगर फर्स्ट रीडिंग अगर आप लोग लगा चुके हैं तो सबसे बेस्ट है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते, सिर्फ टीचर के पढ़ाने से मतलब रखते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले उस चैप्टर का फर्स्ट रीडिंग लगा चुके हैं। इससे आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा एक टॉपिक में इस जगह पे या ये बातें लिखी हुई थी और हो सकता है कि टीचर से बात छूट गया हो। तो ये काम आप लोग ज़रूर करें। जब हम पढ़ा लेते हैं, जब पूरा चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, कोशिश रहेगा कि यह पूरा जो वीडियो है अगर ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो 1 घंटा के अंदर ख़त्म हो जाए तो एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा, अन्यथा हम इसको 2 क्लास में लेकर के चलेंगे। ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग समझाना पड़ेगा तो 3 क्लास भी जा सकती है। आप लोग इसमें थोड़ा सा हताश नहीं होना है, पैसेज बना करके रखना है, क्योंकि जब तक पैसेज नहीं बना करके रखेंगे तो फिर आप लोग को चीज़ें आसान नहीं लगेगी, है ना। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। क्लास 10th में आ गए हो और सोचोगे बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म होकर के हम सब कुछ फिनिश कर ले और मतलब कि सारा मार्क्स हम एक ही वीडियो में कवर कर ले, तो ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए पैसेज बना कर रखना पड़ेगा। हम पूरी जान लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जो जो फैक्ट्स और टॉपिक मैं पढ़ाऊँ वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इसके अंदर का जो भी सिनेरियो रहेगा, जो भी समरी रहेगा, आपको मैं बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक पैसेज बना करके, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को मेरा इंट्रो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया होगा, बट थोड़ा सा पैसेंस रखना, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो लगेगा कि भाई क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं, तो पहली क्लास में आप लोग को समझा देना ज़रूरी है। जैसे कि टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पर टॉपिक हेडिंग किया गया है कि रिसोर्स, है ना, और साथ में बगल में लिखा हुआ है डेवलपमेंट। इसका हिंदी करना बहुत ही आसान है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दैट मीन्स संसाधन और इसके विकास, लेकिन इसके टर्म को समझना है। मैं बोला था कि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी पीछे भी आप लोग प्रीवियस टाइमिंग में पीछे क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग इसी चैनल पे जाकर के देखिएगा तो नीचे आपको प्ले लिस्ट में कुछ चैप्टर क्लास 9 क्लास 10 का मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। उसमें मैंने सबसे पहला एक ही बात बोलता है कि जब भी कोई चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिए तो उसके हेडिंग को देखिए। जहाँ पे हेडिंग है जो बहुत कुछ आपको कह जाती है, यानी लगभग बातें समझ लीजिए कि वो आपको हेडिंग के मामले में समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस चैप्टर के माध्यम से इस टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हमें क्या बताने की कोशिश किया जाएगा। यानी पहला जो लिखा हुआ है रिसोर्स क्या होता है, तो हम लोग अपने जनरली डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज करते हैं, जो भी छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें जो भी यूज करते हैं, वो सब के सब रिसोर्स है। रिसोर्स दैट मीन्स, है ना, ह्यूमन बीइंग के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सारी चीज़ें, है ना, जो हमारे लिए नेसेसरी हो, वो सब के सब क्या है, रिसोर्स है। और इसी रिसोर्स का हम लोग यूज करके नए नए चीज़ों का आकार देते हैं, उसकी शेप को बदलते हैं। जैसे कि मेरे पास सपोज कर लेते कि मेरे पास पहले मैग्नीशियम था, उसको कोई यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन मान लो उसको हम कोई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो आज मेरे लिए यूज के लिए हो गया, तो वही हो गया रिसोर्स का डेवलपमेंट, ठीक है। मेरे पास सिलिकॉन था लेकिन कोई उसका यूज नहीं कर रहा, सिलिकॉन हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना शुरू कर दिए, तो क्या वो मेरे डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले तो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में रिसोर्स को बहुत बढ़िया से समझेंगे कि एक्चुअली में रिसोर्स होते क्या है, और उस रिसोर्स को हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट को किस किस शेप में लेकर चलते हैं, कहाँ हम लोग यूज कर पाते हैं, तो हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और बुक आपके सामने होगा। जैसा कि
फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट जो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। मैं पहले आप लोगों को एक बात और बोल देना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर के टॉप जो भी जो मेन लाइन है मैं उसको बारीकी से पढ़ूँ और बारीकी से पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊँ, है ना। ऐसा नहीं चलो कि रैंडमली उड़े जा रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है और मैं ऐसे ही बताए जा रहा हूँ, तो ऐसा फिर थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड टाइप में लगेगा, बीच में सेशन को छोड़ कर के चले जाएंगे। तो मैं ऐसा कोशिश नहीं करूँगा, मैं इसके लाइन बाई लाइन पढ़ने की कोशिश करूँगा जहाँ पर इंपॉर्टेंट्स हो। क्या लिखा हुआ है, हमारे प्राकृतिक में वो सारी चीज़ें जो हमारी चीज़ों को पूरा करता हो, सेटिस्फाइड करता हो, प्रोवाइड इट टेक्नोलॉजी accessibles, economically, feasibly and cultural acceptable can be term as resource। यानी हमारे टेक्नोलॉजी के लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को पॉसिबल करने के लिए, हमारी संस्कृति सभ्यता से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, हमारी मतलब डेली लाइफ जो भी नेसेसरी हो उसको पूरा करता हो, वो उसी टर्म को, उसी सारे चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। आई होप कि वो बात जो पहले मैं बोला था कि वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी हो, है ना, उसे काम के लिए ज़रूरी हो, कोई ना कोई माध्यम से यूजफुल हो रहा हो, पेन, चाहे बुक्स, चाहे फिर टेबल जिस पर आप बैठे हुए हो जी, या फिर जिस फ़ैन का यूज कर रहे हो, यहाँ तक कि जिस मोबाइल पर आप लोग पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हमारी वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। तो इस जितने भी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए है वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, तो रिसोर्स कहलाएंगे। और इसी टर्म को यह डिफाइन करने की कोशिश करता है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड satisfied our needs, provide it technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। आई होप इस बात को समझेंगे। आगे हम लोग समझेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। पहले अगर देखा जाए तो आप इसके सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या आ गया, ये अगर इसको हम स्क्रॉल करके नीचे लेकर के आए तो आपको अगर देख पा रहे हो तो नीचे बना हुआ है एक ट्रायंगल और एक नीचे में कुछ चार्ट्स बने हुए हैं। ये सिंपल से बात ए बी रिसोर्स को ही डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखिए ट्रायंगल के बीच में बना हुआ ह्यूमन बींग्स मतलब आप समझ लीजिए कि ह्यूमन बींग्स के ज़रूरतों के बारे में बात किया जा रहा है, चाहे वो आप फिजिकली इन्वायरमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजिकली हो, या फिर इंटर इंस्टीट्यूशंस हो। ये सारे के सारे क्या है, ह्यूमन बींग्स के नीड्स है। और ये नीड्स कहाँ से ज़रूरत होता है, जब कहाँ से पूरा होता है, तो ये रिसोर्स से पूरा होता है। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा कुछ है। और नीचे अगर देख पा रहे हैं तो नीचे रिसोर्स को कैटेगराइज करने की कोशिश किया गया। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स। आई होप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद जरूर होगा। क्लास 8 में पढ़े होंगे डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स। तो रिसोर्स को ही उस समय अगला पार्ट्स को दिखाने की कोशिश किया गया। यहाँ पर पूरी सिनेरियो को समझाने की कोशिश किया गया कि ये रिसोर्स और आगे किसको किस तरह से कैटेगराइज करने की कोशिश करा है। रिसोर्स को जनरली 2 टाइप्स में कैटेगराइज यानी बांटा गया है। हम लोग इसको आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर सिर्फ यहाँ पर एक सिनेरियो दिखाने की कोशिश किया गया जो नेचुरल है, ह्यूमन बींग्स रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स एक और होता है मैनमेड रिसोर्स होता है, तो यहाँ पर जनरली इसको अलग ही रखने की कोशिश किया गया। ह्यूमन बींग रिसोर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दूसरा तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेचुरल रिसोर्स में अगर इधर देखें तो एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल दैट मीन्स जिसको हम लोग पूरा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल दैट मीन्स जिसको हम लोग एक बार यूज कर दोबारा नहीं, है ना। कोई अगर मेरे कोई ऐसा प्रोसेस हो तो मे भी पॉसिबल है, बट इसको जनरली ना के बराबर। दूसरी तरह से रिन्यूएबल को दिखाया तो इसको और भी धीरे धीरे और भी पार्ट्स में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग इस सारे सिनेरियो को कि रिसोर्स को हम लोग अपने बेसिस के अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग कौन कौन सा टाइप में और किस तरह से हम लोग बांट सकते हैं, तो है ना, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर एक और टर्म को समझ लेते हैं, जिससे यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एंड इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर बात बोला गया कि हमारे अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग, है ना, चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, जिस रिसोर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बीच में हमारा कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। जैसे में मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, है ना, इसको पहले नंबर तो अपने मतलब बनाने के लिए बहुत सारे तौर तरीके टेक्नोलॉजी का यूज किए, बहुत मेहनत किए होंगे, है ना। और अब इसके बीच में आपका क्या रिलेशनशिप है, यानी ये आपकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करता है। जिसके बीच में हमारा कोई रिलेशनशिप होगा नहीं, हमारे कोई मतलब यूजफुल होगा ही नहीं, तो उस रिसोर्स को हम लोग क्यों मानेंगे, यानी रिसोर्स को हम लोग उसी को मानेंगे जो हमारे यूज के लिए हो। ह्यूमन्स बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू आउट टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशनल एंड
एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स उसके अकॉर्डिंग उससे इंटरेक्ट होता है, उसके साथ जुड़ता है और कोशिश करता है कि अपने चीज़ों को आसान करने के लिए उस टेक्नोलॉजी या फिर कोई अदर थिंग्स उसको अपने अपने काम के लिए यूज करे और उसके थ्रू क्या हो, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ऑब्वियसली है कि मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के बाद क्या है, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब पढ़ाने के बाद क्या हो रहा है कि अगर हम इससे कोशिश कर रहे हैं कि अगर बाय द वे अगर अच्छी व्यूज़ आती है, अच्छा लाइक एंड सब्सक्राइब होता है, ठीक है, ये तो यूट्यूब पॉलिसी अपना ये चैनल को मोनेटाइज करे, कुछ मेरे को अर्निंग हो जाएगा। ये तब तक नहीं पॉसिबल हो पाया जब तक मैं कोई टेक्नोलॉजी से या फिर रिसोर्स से जुड़ा नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मेरे बीच में क्या है, ये रिलेशनशिप है ना, इसके बीच में इंटरेक्ट हुए हैं। और ये जब जब भी ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट होता है टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्स के माध्यम से, तो उसका बहुत चांसेस होता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, जैसे कि आप जिस स्कूल में पढ़ भी रहे होंगे। तो वहाँ पर आपके जो मैनेजमेंट होंगे, टीचर्स होंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करे होंगे। तो इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। उसने आपको रिसोर्स दिए, संसाधन दिए ताकि आप यूज करो और उस संसाधन को यूज करके खुद वो वेल्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना कर सके ताकि उनका भी आने वाला जनरेशन अच्छे से रह सके। आई होप कि इस टर्म को आप समझ पाए होंगे। नीचे लिखा हुआ है, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज अज्यूम्ड बाई मेनी दे आर नॉट। अगर आपको पता है कि सोचने के लिए कह रहा है कि आपको पता भी है कि रिसोर्स है ना जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट है, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि अगर हम कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण है जो हम उसको बहुत ही गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और आज ऐसा कुछ हो गया है कि मतलब रिसोर्स को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बट सही मायनों में देखें तो वास्तविकता यही है कि ये सारी चीज़ें जो हम आज यूज कर रहे हैं वह प्राकृतिक द्वारा दिया गया फ्री में है ताकि ह्यूमन बींग्स जब भी यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हालांकि इसको आज अलग लेवल में लेके चले गए, बहरहाल हम लोग दूसरी तरफ से लेकर चलते हैं इसको। तो जब भी अगर यह रिसोर्स जो हमारे पास है तो इसको यूज और इसको प्रोसेस करने का हमारे पास बहुत तरीके हैं। इसीलिए यहाँ पर जनरली रिसोर्स को बहुत तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो कौन कौन से तौर तरीके हैं तो हम लोग ये जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक और अबायोटिक, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बायोटिक और अबायोटिक, यानी बायोटिक और अबायोटिक उसको बोल सकते हैं जिसमें मतलब बायो आई मीन जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं मरने सड़ने के बाद जो बनते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक बोलते हैं। दैट मीन्स आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कोल, नेचुरल गैस। उस तरह से अबायोटिक में जो होता है जो कोई मतलब कोई बायो से रिलेटेड कोई हो ही नहीं, है ना, और जनरली अर्थ के वेस्टेज के द्वारा बना हुआ हो, हमें ये बोल सकते हैं कि जिसमें बिल्कुल जान होने की संभावना नहीं है, कोई जीव जंतु के अवशेष के द्वारा नहीं बना हुआ है। इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि जो हमारे जो चट्टाने होते हैं, सेल्स होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं नेचुरल गैसेस। तो जो आप नेचुरल गैस है वो हो गया हमारा बायोटिक रिसोर्स, और जो उसमें वो जो सेल्स है या फिर जो चट्टाने हैं वो हमारा हो गया अबायोटिक रिसोर्स। इसके एग्जांपल्स ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, क्रेचर्स हो गया बायोटिक। और अबायोटिक में आ जाता है आपका स्टोन्स, सॉइल्स, वाटर, ये सब हो गया आपका अबायोटिक। इसको हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 3 बार, मतलब 2-3 साल के रिपीट के बाद आपको बायोटिक और अबायोटिक में एक डिफ्रेंशिएट पूछ देता है। नहीं तो कम से कम इसके पीछे एक आपको MCQ तो जरूर आएगा हर एक साल, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होता है एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं रेनेबल और नॉन रेनेबल, जो पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग द्वारा पुनः कोई भी माध्यम से प्राप्त कर ले, जैसे कि हो जाता है वाटर, सनलाइट। इसको अगर हम लोग पा ले रहे हैं यानी हमें मिल जा रहा है तो उसको बोलेंगे रेनेबल। और जो एक बार यूज किया करे ख़त्म हो गया तो वो हमारे हो गया नॉन रेनेबल। दैट मीन्स आपका कोल, पेट्रोलियम, इसके बाद एक बार यूज करें दोबारा हम लोग नहीं यूज कर सकते। वो उसी तरह से होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ये तीसरा टाइप्स है जो होता है 4 टाइप्स में, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इसको भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो आता है पोटेंशियल डेवलपमेंट एंड स्टॉक रिजर्व, है ना। ये सब को हम लोग कैटेगराइज किए गए रिसोर्स को, जो कि जनरली अदर टाइप्स में है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और दूसरे फंक्शन में अगर जाए तो यहाँ पर एक नेक्स्ट टर्म आया है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। बुक आपके पास है ना, देखिए क्या है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स से क्या हमारा बातें यहाँ पर फंक्शन ही देखने के लिए मिलता है। तो उस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करा जा रहा है कि रिसोर्स अर्थ पर जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए है। हालांकि उसमें जो भी क्रिएचर्स शामिल है वो सबके लिए है। तो ये हमारे लाइफ को आसान बना सके इसलिए ये रिसोर्स हमें दिए गए हैं।
जो कि हम पहले पहले पढ़ चुके हैं कि फ्री गिफ्ट नेचर के द्वारा है। बट हमारे यहाँ आने के बाद जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, तो हमारे पास कुछ इतने लालच हमारे हमारे अंदर मतलब कि जनरेट हुए हैं ना, कि आप ये कह सकते हो कि इसके द्वारा बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम्स, हम लोग या फिर अदर जो क्रिएचर्स जो अभी अर्थ पर है, उनको भी तो सर्वाइव करना था। आप अर्थ पे रह रहे हो तो इसका मतलब थोड़ी कि ये पूरी पृथ्वी सिर्फ आपकी है ना। जितने भी क्रिएचर्स है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबको यहाँ पर सर्वाइव करना था। बट हमारे कुछ गंदी प्रोसेस या फिर आप बोल सकते हो कि लालच के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि बहुत कुछ डेवलपमेंट, आप ये बोल सकते हो कि चेंजिंग होने लगा, जो कि आज के जलवायु क्लाइमेट्स या फिर फंडामेंटल आप ये बोल सकते हो कि एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो कि हमें ठीक करनी है। क्या क्या बदलाव है, तो क्या लिखा हुआ है, डेवलपिंग ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रेट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। दैट मीन्स का ये कह रहा है कुछ लोगों के मतलब कि लालच के अकॉर्डिंग है, जो बहुत सारे जो रिसोर्स था उसका ह्रास हो गया, ख़त्म हो गया। कुछ ऐसे बोला जा रहा है कि कुछ लोग जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं उन्हीं के हाथों में चल जाता है। जैसे कि हो सकता है जैसे झारखंड के पास मतलब बहुत सारे संसाधन चला गया था इंडिविजुअली और एक सरकार के पास। अब उस सरकार उस संसाधन का सही तरीके से नहीं यूज कर पा रही है, जिसके कारण क्या है कि उस जगह का कम्युनिटी का लोगों का कंडीशन कुछ अच्छे खासे नहीं है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जो हमें दिया गया है ना, अगर उसको सही मायनों में यूज ना करें तो हमारे लिए, या तो ये बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए यूजफुल होते हुए भी यूजफुल नहीं रह सकता, या फिर हमारे लिए वो हरास भी हो सकता है। यानी यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश किया है कि अगर आपके पास रिसोर्स अगर है तो उसको सही तरीके से सही मायनों में करें, है ना, सही मायनों में करें भी। और एक ये भी ध्यान देना है कि आप डेवलपमेंट भी आपको करना है और दूसरे इससे कोई अदर स्पीसीज को आपको इससे नुकसान नहीं होना है। इस बात को ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहें तो इस टर्म को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। चलो नीचे भी उसी बात को समझाने की कोशिश किया गया है कि अनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बीन बिकमिंग essential फॉर a stand quality of life and global peace. If the present trend resource depletion by a few individual and countries community, the future of our planet is dangerous। यानी वही बात कि अगर मान लो कि कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर इंडिविजुअल कंट्री के पास अगर सारे रिसोर्स चले जाते हैं तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए वो खतरा हो सकता है। कैसे, जैसे आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया, ठीक है, कि उसके पास अगर अभी कोई भी तरह का से रिसोर्स है तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि रेडिकल है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी छोट मत कर सकता है। अदर भी कंट्री होता है जो जिसके पास बहुत सारे जो मतलब कि अगर उसके पास रिसोर्स है तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं हम मोनोपोली उसका बना करके रखें, ताकि इसका यूज है जो अदर कंट्री ना कर सके। ऐसे कहीं ना कहीं नुकसान सभी को होता है। इसीलिए हमारे पास एक कारण है कि हम लोग इसको कुछ अपने तरीके से यूज करें, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, या फिर इसको हम डेवलपमेंट का भी हमारा पैमाना कुछ इस तरह से हो कि रिसोर्स बर्बाद भी ना हो, वेस्ट भी ना हो, और हमारे डेवलपमेंट का प्रोसेस रुके भी नहीं। आगे यहाँ पर 3 टर्म को बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप देख पा रहे हैं तो एक लिखा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। यहाँ पर से आपको तो भाई कोई क्वेश्चन आंसर लिखवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से यूज करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने एक बात बोला था अभी कि जैसे कि आता ना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, जिसको भी लोग पढ़े हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ही लालचवश जहाँ भी संसाधन का हो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक समय आएगा जहाँ पर सारे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए अनुपयोगी हो जाएगा, हमारे लिए वो, हमारे जनरेशन के लिए वो मतलब कि अच्छा नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा है, तो क्या हम क्या करें, रिसोर्स का यूज करना बंद कर दें? नहीं, हम कुछ इस तरह से करेंगे जहाँ पर रिसोर्स को यूज भी करेंगे, है ना, हम डेवलपमेंट भी होंगे, बट हमारी कोशिश ये होगी कि उससे रिसोर्स को नुकसान नहीं होगा। इसे लिखा हुआ है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड बी नॉट कंप्रोमाइज विथ द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी यहाँ पर वही बात को मेंशन करिए, यहाँ पर बिल्कुल आपको नोट कर लेना, छाप लेना, कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल से हो गया है, ये आपका डिफिनेशन, और इसके दो आप अगर एग्जाम्पल अगर नोट कर देते तो आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर बन गया। ये बात करोगे कि आप डेवलपमेंट कुछ इस तरह से करें ताकि उसमें ना ही रिसोर्स का और ना ही इन्वायरमेंट का कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है, और आपका डेवलपमेंट करने का प्रोसेस भी है जो वो रुके नहीं, है ना।
ऐसा नहीं पता चला कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं और डेवलपमेंट इसके लिए छोड़ दिए, हम चले गए युगांडा वाला ज़िंदगी में, तो फिर वो भी सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, और इससे ये भी रखना है कि अगर हमारा कुछ ऐसा करना है ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर का जो जनरेशन है उसके नीड्स को भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं पड़े। जैसे अगर इस टर्म को समझना चाहें तो जैसे हम कहा जाता है ना कि आज बहुत ज़्यादा रिसोर्स के यूज करने से या फिर सड़कें, अस्पताल, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को हम लोग कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। जो भी प्लांट्स है, ट्री है, उसको काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शंस भी तो है कि अगर मान लो कहीं पर पेड़ काट रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करें कि कहीं पर जो खाली बेकार बंजर ज़मीन है उतना पेड़ हम लोग ऑलरेडी लगा दें। उसके बाद हम उस जगह का पेड़ को काटने के लिए हम लोग है हमारे पास, अगर हमें एनर्जी जनरेट करना है, हमें बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम उसके लिए भी क्या कर रहे हैं कि इंडिया में देखें तो लगभग 50% से 51% है जो हम लोग कोल को यूज कर रहे हैं, जो कि कार्बन रिलीज कर रहा है, हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को या फिर सोलर इलेक्ट्रिसिटी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमारी वहाँ पूरी हो जाएगी। हम डेवलपमेंट से रुकेंगे भी नहीं, चुकेंगे भी नहीं, और हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस भी चलता रहेगा और हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहेगा। तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हमारे पास कुछ ऐसे तौर तरीका होना चाहिए। ठीक है, एक समय था, लगभग देखा है तो 20th सेंचुरी उसी बोलते हैं जो 19th सेंचुरी से पहले वाली बातें है ना। वो यहाँ पर एक देखने को मिला था कि सारे देश जो अपने आप को डेवलप करने के चक्कर में कुछ इस तरह से पागलों के जैसा बढ़े जा रहे थे, जहाँ पर पृथ्वी के तापमान है ना बिगड़ते हुए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली लोगों को लगा कि नहीं, हमारे लिए अब कुछ करने की बारी है और पृथ्वी को बचाया जाए। ठीक है, तो उसी समय ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। ठीक है, वहाँ पर एक अर्थ समिट रखा जाता है, और ये अर्थ समिट 1992 में रखा जाता है। ठीक है, तो इसी को रियो डी जेनेरो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 देशों के जो मेन हेड होता है वहाँ पर आकर के बातें रखते हैं, वहाँ पर मतलब कोशिश करता है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो भी साइकोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिकल जो भी हमारे पास कुछ गोल्स हो सके। ठीक है, ताकि बढ़ता हुआ जो टेम्परेचर है, वरना अगर ऐसा नहीं करा जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो टापू जैसे, जो आइसलैंड जैसे जो भी देश है वो तो डूब जाएगा। जैसे कि अभी बहुत ही ख़राब हालत है आपका मालदीव्स, ये सब है जो है ना, 2050 तक ऐसे माना जाता है कि मालदीव्स पूरी तरह से डूब जाएगा, अर्थ में जलमग्न हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री का है जो मतलब कि अस्तित्व है मतलब दाव पर है, तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम हो गए भाई। तो ये सब कुछ सोचने का हम लोग जितना भी कंट्री, सबका योगदान बनता है। ऐसा नहीं कि भाई हम इंडिया वाले या फिर ब्राज़ील वाले या फिर अमेरिका, चाइना, ये सब जो उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ा तो उसको नहीं सोचें। हमारे इस जिम्मेदारी सबका बनता है। तो सारे देशों ने मिलकर के, जो भी उसमें बड़े बड़े जो देश थे, अपनी भूमिका निभा सकते, तो लगभग है जो उनमें पार्टिसिपेट किया और कुछ अपना पर्पस वहाँ पर रखा। फाइनली पर्पस के बाद पता चला कि यहाँ पर हम लोग 21 एजेंडा, यानी वहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि 21 जो डिमांड को रखा गया कि हमें अब ये पूरा करना है, ताकि इसके अकॉर्डिंग है जो भी डूबते हुए जो शहर है, लोग है, देश है, उसको बचाया जाए। फाइनली इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। आपको इसको भी नोट कर लेने हैं। और यहाँ पर 3 टर्म बोले आप लोगों को कि इसको आप लोगों को एकदम जनरली बहुत बढ़िया से नोट कर लेना है। फर्स्ट आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 मार्क्स, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, ये भी आपका 3 मार्क्स। यहाँ से ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बन सकता है। और फाइनली यहाँ पर शायद हमें याद नहीं, 2022 से 2023 में एजेंडा 21 के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन 3 मार्क्स में। ठीक है, और आपको कहीं से जाना नहीं, कहीं पर क्वेश्चन आंसर खोजना नहीं है, आपको यहीं पर बुक में दिया हुआ है। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन अबाउट एजेंडा 21। तो इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। आपको यहाँ पर से ये भी याद रख लेना कि UNCED का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। जहाँ पर वही बात जो 1992 अर्थ रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में जो भी बातें रखी गई थी, है ना, उसमें 21 एजेंडे को शामिल किया गया था। और उस 21 एजेंडे के तहत कहा गया था कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, इन्वायरमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, भुखमरी जो भी हंगर है उसको कंट्रोल किया जाएगा, जो भी देखा जाए तो जो बालक मृत्यु दर है उसको रोका जाएगा, जहाँ पर जो देश गरीब होगा वो अपर या फिर जो डेवलप्ड कंट्री है वो उसको सपोर्ट करेगा। ऐसे लगभग 21 एजेंडे थे जहाँ पर वो बात को मेंशन किया गया था। और सभी ने एक कसम खाया था, वादा कर रहा था कि हम इसको मेंटेन करेंगे। फिलहाल में वो अभी कागज़ों पर है, उसे 1992 से लेकर के आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं। बट इसका
सोच कहीं पर अभी देखने नहीं मिलता है, लेकिन हाँ बुक में NCERT सिलेबस बढ़ाया है तो हमें पढ़ाना है, जानना है और आपको लिख करके तो आना है, तो इतना कर लेंगे। आगे लिखा हुआ है रिसोर्स प्लानिंग। तो हमें लगता है कि आज इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ना चाहिए, हम लोग अगले बार रिसोर्स प्लानिंग से शुरू करेंगे। फिलहाल में आप इस वीडियो को यहाँ तक रोकते हैं और लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी पढ़ने वाले जो दोस्त हैं आपको उनके पास ज़रूर शेयर करना है। हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी एक हौसला बने। ये फर्स्ट क्लास था, हम आप लोग का रिएक्शन देखना चाहेंगे। जय हिंद।